हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे और डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं जो कि कंप्लीट आपके नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित। तो आप डेली जो है 100 क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करें, जो कि मॉर्निंग में आपका 10 बजे क्लास आपका अपलोड हो जाता है, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट उसमें आपको कंप्लीट अच्छे तरीका से क्लियर तरीका से आपको रिवील कराए जाते हैं ताकि प्रश्न आपका छूटे नहीं और आप अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाएँ। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट का मैथ का हो चाहे आपका हिंदी का हो, ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आपको रिवील कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ का जो है आपके लिए स्पेशल छोड़ दिया जाएगा, आप इसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है। आपको कंप्लीट जो है ऑल सब्जेक्ट का फुल आपको प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं। तो मॉर्निंग में ये आपका 10 बजे चलता है। फिर आपका जो है नए पैटर्न पर आधारित आपका टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सिलेबस को भी खत्म किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जिस भी मैं टॉपिक को कवर कर दूंगा उससे अगर कोई भी सेट में अगर क्वेश्चन आता है तो वो कंप्लीट आपका नहीं छूटेगा, ये आपके लिए चैलेंज है। तो आप सभी लोग देख लेंगे, जितने भी मैंने टॉपिक कवर कराया है इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत रिपीट किया गया है। तो जो प्रश्न आपका ऑलरेडी रिपीटेड है और 2025 के लिए मैं डबल स्टार करूंगा, तो इसको आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है ये आपके 23.5 डिग्री है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऑलरेडी आपके प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? क्या नहीं पूछा गया है बिहार पुलिस में? क्या बिल्कुल 100% आपके पूछे गए हैं। देख लीजिए कितने आपके अच्छे तरीका से, और पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है किस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को देख देख करके जो टॉपिक आपका मेंशन किया गया है ये देख देख करके चैप्टर वाइज कवर कराना, टॉपिक वाइज कवर कराना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैं सिस्टमेटिक तरीका से आपको कवर करा रहा हूँ। जिन्हें ट्रस्ट है आप अच्छे तरीका से क्लियर कीजिए चीज़ों को और फिर आप सेट लगाइए, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि आज आपका किसी पब्लिकेशन का, कल आपका किसी पब्लिकेशन का शुरू कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से चल रहा है, क्योंकि आप 3 मंथ में आपको जो है 70+ आपको स्कोर करना है। तो देखिए, पूछा है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केरल की अगर बात करें तो केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तो पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। सिवेराई की पहाड़ियाँ भी आपके तमिलनाडु के अंतर्गत आपका है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है आपका वन, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और वन की अगर बात करें तो वन जो आपके अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो देहरादून। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वन जो भी आपके बढ़ते हैं या घटते हैं इसका आपके आकलन किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी जनगणना होती है, उसी प्रकार से वन का आकलन आपके प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आपकी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो देखिए, बात करें हम लोग सतपुड़ा का, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, हीरा तराशने का जो है खान कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो कोयला उत्पादन के लिए झारखंड, सिंहभूम नामक स्थान जो है झारखंड में आपका, ये आपका यूरेनियम उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। कोडरमा आपके जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी आपके झारखंड के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान के अंतर्गत खेतड़ी नामक स्थान है जहाँ पर कि आपका कॉपर का यानी कि तांबे का उत्पादन सबसे अधिकतम मात्रा में की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल आपके राजस्थान में है। पिंक सिटी राजस्थान की कैपिटल जयपुर को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत लागू किया गया था। तो ये इतने फैक्ट आप सुन करके भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंतर्गत है, जो कि एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अगर आप पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसके लिए आपको 99 आपको फी पेमेंट करवाया जाएगा, जो कि क्लियर चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉल SMS कर लें फिर आपको लगे कि पेमेंट, तो 99 इसलिए आपको लिया जाता है क्योंकि जितने भी आपका चैप्टर वाइज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न चेंज हुआ है, इसके बेसिस पर A to Z आपको कंप्लीट मटेरियल्स आंसर आपको टिक करके रिवीजन के लिए, फिर आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको एक मिल जाता है 100 क्वेश्चन के लिए, जो कि अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आपका आधारित है। तो पहले आपको ये मिल जाता है 10 बजे, जब आप सेट लगा लेंगे तो उसके नीचे आपको आंसर भी मिल जाता है।
उसके बाद क्या है कि वही पीडीएफ आपको आंसर टिक करके मिल जाता है, जिससे कि आपका होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपका छूट गया है उसको आप कंप्लीट जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आप बेहतर तैयारी को और भी बूस्ट कर पाएंगे, और वो सभी चीज़ें मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आप और भी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। एक बार आप लोग जुड़ने का जरूर प्रयास करें। तो 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको बुक है पटना के ऑल सेंटर का, आपका जितने भी क्लास नोट्स है जहाँ से रिजल्ट हर एक बार आपका निकलता है, इन सभी का मटेरियल्स इसके अंतर्गत आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके आंसर टिक करके भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो ओवरऑल आपको टारगेट बेच का सारी चीज़ मिल जाता है। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लें। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग महेंद्रगिरी चोटी का, तो ये आपके पूर्वी घाट में है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपके अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनायमुडी है। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य क्या है? देखिए सबसे कम आबादी वाला राज्य की अगर बात करें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जबकि अगर हम बात करें सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। देखिए अगर गोवा की बात करें तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये पूरे जो है भारत के अंतर्गत अन्य सभी राज्य से जो है आपके गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों गोवा पर 1510 में जो है पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, फिर इसे जो है आपका 1961 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तो गोवा कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था? तो 1961 तक। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया? तो 1510 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले जो है समान सिविल से जो है आपका कोड ये कहाँ पर आपका लागू हुआ था? तो गोवा के अंतर्गत। जबकि पूर्णतः कहाँ पर लागू हुआ है? तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? तो बात करें हम लोग तटीय रेखा का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा के रूप में सबसे पहले जानने जाने वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है अन्य सभी भारत के राज्यों में से सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। एक तमांग मठ है दोस्तों, आपके पूछा जाता है कि तमांग मठ पूछा जाता है। तमांग मठ जो कि बौद्ध मठ का सबसे बड़ा मठ है, ये कहाँ पर है? तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करें हम लोग मणिपुर का, तो देखिए आपका केबुल लामजाओ ये आपके मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंतर्गत है। असम को देखिए चाय की जन्मभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी असम के अंतर्गत किया जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर है। नागालैंड की ऑफिशियल अगर लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये आपका इंग्लिश है। इतने फैक्ट याद रखेंगे। जिसे बिहार का हिंदी है। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ले कॉर्बूसियर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? भारत का कौन सा शहर है जो सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हैदराबाद जो है ये आपका तेलंगाना के अंतर्गत आता है, और तेलंगाना जो है दोस्तों आपके भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है गठन किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 1914 में जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 2014 में। 1914 नहीं लगाइएगा। आपका राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे जी आप लोग। राइट आंसर क्या है? रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं ये आपको पर बतानी है। रेल का डब्बा दोस्तों आपके जो है कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। तो बी आपका राइट है। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत ओडिशा के किस जिले में स्थित है? अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक में। अगर हम फ्रेंड बात करें कि कटक, तो कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो कटक में है, और ये महानदी के तट पर अवस्थित है। विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है उरी बिजली जो है पनबिजली परियोजना अवस्थित है। इंपोर्टेंट रहेगा, ये सभी आपको रिवीजन करके जो है आंसर टिक करके आपको PDF मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इसको कंप्लीट लगाइएगा। कहा जा रहा है कि उरी
पनबिजली परियोजना ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत, ये करेक्ट हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा या फिर अगर हम बात करें वुलर झील का, तो ये सभी आपके जो है आपका बनिहाल दर्रा, ये सभी आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिसमें कि श्रीहरिकोटा स्थित है? देखिए आप कई बार पढ़े होंगे सतीश धवन जो कि आपके आंध्र प्रदेश में आता है, तो वही आपका श्रीहरिकोटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि टीटागढ़ जाना जाता है, टीटागढ़ फ्रेंड्स आपके जाना जाता है कागज उद्योग के लिए, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए कागज से जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने वाला नदी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय, राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड भारत के अंतर्गत शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जा रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इंपोर्टेंट है, लगाइएगा, ये पूरा आपका इंपोर्टेंट है दोस्तों। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो बाद में मुझे कहना। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा फुल्ली एक्सपीरियंस है मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2024 का कंप्लीटली हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे गए और लगातार शिफ्ट में आपका एनालिसिस भी मैंने आपको दिया था, और ये सभी कलेक्शन जो है आपके किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लगातार क्वेश्चन आपके प्रिपेयर किए जा रहे हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो देखिए अभी करेंटली मैंने आपको कवर कराया है नाथुला दर्रा, ये आपके कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, भी करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल की अगर बात करें तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत है। मणिपुर के अंतर्गत मैंने बता दिया, अरुणाचल प्रदेश को कवर कर चुके हैं। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंतर्गत है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? सबसे अधिक अगर चंदन की बात करें तो ये कर्नाटक के अंतर्गत। तो पूछा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध राज्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा से आप याद रखिएगा नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपके जो है ओडिशा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? सबसे अधिक जो है खाद्य की खपत भारत के अंतर्गत पंजाब में होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुआ था 1958 में, ये पंजाब के अंतर्गत ही हुआ था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? 3 से 4 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चन बनाना है। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है कि टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे कहा जाता है? टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान होते हैं जिसे कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि झूम है 2024 में पूछा है। तो देखिए झूम क्या है? तो आपका हो जाएगा कि कृषि का एक तरीका है जिसे झूम कहा जाता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए हमारे भारत के अंतर्गत चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका वेस्ट बंगाल। जबकि अगर हम दोस्तों बात करें गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है ये करता है उत्तर प्रदेश। और बिहार की अगर दोस्तों बात करें, बिहार गेहूं उत्पादन में तो ये आपके आते हैं 5वें नंबर पर। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है। हरित क्रांति के जनक
नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो अमेरिका के रहने वाले थे, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2019 के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों का जो है खेती का अध्ययन ये आपका कहलाता है विटीकल्चर। और अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। नासिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए कपास, सन और आपका जूट, ये सभी आपके रेशा फसल है। तो सी सही है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिकतम मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी देखिए अक्सर जो है गंगा के किनारे अधिकतर मिलते हैं और इसमें वे सभी जो है पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पेड़ पौधे को चाहिए होता है। इस कारण से इसे मिट्टी में जो है पेड़ पौधा आसानी से उग जाते हैं और तरह तरह के इसमें जो है अलग अलग तरह का कृषि का कार्य भी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो कार्बन किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें भारत के अंतर्गत तो टोटल आपके 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील किस क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस पेड़ से हम पुनः प्राप्त करते हैं? लगाइए डबल स्टार। ये सभी क्वेश्चन आपके डबल स्टार लायक है। इसमें एक भी क्वेश्चन को हम इग्नोर या फिर जो है निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए पेड़ के किस जो है पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे जो है केसर का उत्पादित करने वाला राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, बिहार। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ये कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो ये भी आपके बिहार में स्थित है जो कि नालंदा जिला के अंतर्गत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का कमेंट था पिछली वीडियो में कि हरा कलर से लिखा जाए, तो देख लेते हैं जो आपके लिए सर ठीक है। चलिए तो इस कलर को हम जो है चूज किए हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ये आपके नालंदा जिला के अंतर्गत आता है जिसको कि ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, इसकी स्थापना आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? मरुभिद जो पौधा है ये आपका करील का पौधा है। भारत में किस किस्म से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में उगाए जाने वाला जो कॉफ़ी है ये आपका अरेबिका है। और भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये आपके कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा ये आपके कर्नाटक है जहाँ पर कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? रबर का उत्पादक सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य है केरल, जिसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य क्या है? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जूट सबसे अधिक उगाया जाता है। फ्रेंड्स मैंने करेंटली कवर कराया है पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती। निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो देखिए अभी करेंटली मैंने कवर भी कराया है उत्तर प्रदेश जो है ये पहले नंबर पर आता है गेहूं उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? और देखिए अगर दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा बिहार के बारे में, तो देखिए बिहार के अंतर्गत जो है किशनगंज में, ठीक है, जो आपका किशनगंज है यहाँ पर चाय की उत्पादन सबसे ज़्यादा की जाती है। बिहार के अंतर्गत मुजफ्फरपुर के अंतर्गत लीची का भी उत्पादन सबसे अधिकतम मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मखाना का उत्पादन ये जो है आपके बिहार के अंतर्गत किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बिहार प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें कि जो है बिहार के अंतर्गत
सिल्क का उत्पादन ये आपके कहाँ पर किया जाता है, तो ये भागलपुर जिला के अंतर्गत। और बिहार में आम का भी उत्पादन सबसे अधिकतम मात्रा में भागलपुर करता है, जबकि अगर बिहार के अंतर्गत जूट की बात करें तो ये आपका पूर्णिया करता है। तो ये सभी फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है ये सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी कहा जाता है। सिंधु गंगा मैदान के नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पूछा गया है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका आलू का। आलू देखिए हम लोग जो है इसको कंद कहते हैं, और हम लोग जो आलू खाते हैं ये एक प्रकार का तना है, ठीक है। और मूली की बात करें तो ये आपका जड़ है। अगला प्रश्न है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य क्या है। देख लीजिए दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है काजू सबसे अधिकतम मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य है केरल, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में एंटर कर चुके हैं, चलिए इसको भी आप लोग कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, बताइए परमाणु के नाभिक में आपके पाए जाते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के अंतर्गत नाभिक में यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया था। तो रदरफोर्ड का मानना है कि परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने सिद्ध किया था कि परमाणु अविभाज्य है। तो डाल्टन के अनुसार पूछा जाता है किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग, जबकि परमाणु विभाज्य है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने अल्फा किरण का प्रयोग करके स्वर्ण पत्थर पर इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इस कारण से जो है नाभिक क्या है, विभाजित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों ये आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो भी कैंडिडेट नंबर को नोट डाउन नहीं किए थे इस पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे आप लोग, जिसमें कि कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट आपको डेली सारी चीज़ें आपको A to Z आपको मिलेगा। तो कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में अस्थायी कण क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। नाभिक का आकार होता है, देखिए नाभिक की अगर हम लोग आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है 10⁻⁻ आपके 12 मीटर के फॉर्म में नाभिक का आकार होता है। तो सही आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो देखिए एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो देखिए J.J. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, Z, E और P आपस में बराबर होता है। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होगा, नाभिक में प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि Z, E और P आपस में बराबर होता है। Z को हम लोग परमाणु क्रमांक, E को इलेक्ट्रॉन और P को प्रोटॉन कहते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए आपके नाभिक के भीतर होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन देखिए एक आपका यूनिट ऋणावेश के रूप में वहन करती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक की अगर बात करें हम लोग तो इसमें देखिए जो आपका होता है Z, E और P आपस में बराबर होता है। दोस्तों समस्थानिक कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आपके क्लोरीन है और नीचे में आपका 17 है और ऊपर मान लिया जाए 35 है। फिर अगर हम दूसरा कोई क्लोरीन लेते हैं तो नीचे में अगर आपका 17 है और ऊपर में अगर आपका 34 हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो यानी कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या आपका समान है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और जो Z होता है इसी को परमाणु क्रमांक
कहते हैं, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें कि आपका प्रोटॉन की संख्या समान होगा वो आपके समस्थानिक होगा। अगर ऊपर वाला ये वाला अगर आपका समान हो जाता है तो इसी को हम लोग कहेंगे संभारिक, क्योंकि कोई भी वस्तु आपको भारी कब लगता है, जब आप अपने माथे पर उठाते हो तो ऊपर वाला देख लीजिए आपका भार समान है क्या, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संभारिक, मतलब समान भार नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 35 से 34 है, तो ये आपका संभारिक कहलाएगा ही नहीं। तो आप ट्रिक को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ों को आप बना पाएंगे। प्रश्न यहाँ से आपके पूछे भी जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला अगर सेम रहेगा तो ये आपका संभारिक कहलाएगा, क्योंकि भार कब लगता है आपको, जब आपके माथा पर कोई चीज़ आपके सर पर होता है। तो ऊपर चूंकि यहाँ पर देखिए संभारिक है क्या, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक। दो ही क्वेश्चन इसमें आता है कि आपका संभारिक और दूसरा आपका समस्थानिक आता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस परमाणु का नाभिक आइसोटॉप है, वह नाभिक जिसमें, देखिए पूछा है कि किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटॉप हुआ है नाभिक जिसमें डैश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है, यानी कि जो आपका Z और आपका E और आपका P होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है, यानी समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ये आपका भिन्न भिन्न होती है। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसे परमाणु भार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे दो तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका Z, E और आपका P, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु कहा जा रहा है कि उसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। मतलब ऊपर वाला द्रव्यमान वाला वस्तु आप कहाँ पर रखते हैं, अपने सर पे, तो इसका मतलब ऊपर वाला यहाँ पर आपका क्या है, तो सेम है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, संभारिक। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रिक हो सकता है जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से याद रख सकते हैं, तो भी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए परमाणु जो है इसका क्रमांक समान है, यानी परमाणु क्रमांक हम लोग Z से लिखते हैं, Z, E और P आपस में बराबर है, तो इसका मतलब नीचे वाला भाग बराबर होगा। जैसे क्लोरीन में आपने भी क्या लिखा, 17, ऊपर में क्या लिए 35, दूसरा फिर हम लोग लिए क्लोरीन, यहाँ पर क्या लिखे 17, ऊपर में क्या लिखे 34, तो परमाणु क्रमांक आपका बराबर है, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका समस्थानिक, यानी कि आपका राइट आंसर है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो आपको घंटी का आइकॉन फिर आपको दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अवश्य अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, या तो फिर आप लाइक करके अवश्य जाएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही जो है ये आपके परमाणु बम कार्य करते हैं, जबकि अगर बात करें हम लोग हाइड्रोजन बम का, तो ये आपके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। चलिए दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, सबसे पहले जो है नाभिकीय रिएक्टर किसने डेवलप किया था, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्मी ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो फर्मी ने बनाया था, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु जो है ये किनके द्वारा मापी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सर्व प्राचीन सेल की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए सूर्य के अंतर्गत जैसे कि आपका सूर्य है, तो इसमें आपका हाइड्रोजन और आपके पाए जाते हैं हीलियम। हाइड्रोजन सूर्य के अंतर्गत टोटल आपके 79%, और हीलियम की अगर बात करें तो ये आपके पाए जाते हैं 20 आपका 1%। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर एरर कर दिए। देखिए हाइड्रोजन जो होता है सूर्य के अंतर्गत ये आपके 71% पाया जाता है, जबकि हीलियम आपका 20 आपके 9% पाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित होता है या हाइड्रोजन हीलियम के साथ आपका रिएक्ट करता है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। और सूर्य में जो है लगातार एनर्जी का प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विखंडन दिया गया है तो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन आपका कट गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपके सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण क्या है, तो आपके नाभिकीय आपका विखंडन अभिक्रिया, सॉरी नाभिकीय संलयन आपका अभिक्रिया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य, तारा, इन सभी में जो आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से
लगातार एनर्जी की प्राप्ति होती है, और हाइड्रोजन बम में भी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके जो कि मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से जो चल रहा है ये आपका पेड में चल रहा है, तो चाहो तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।